हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो साइंस का यहाँ पर आपके लिए सेशन होने जा रहा है, पूरा आपको एंड तक देखना है। अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर साइंस आने वाली है, क्योंकि जीएस के हर पोर्शन में साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं हाल ही में, तो केवीएस पीआरटी में जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके लिए भी ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एंड तक आपको बने रहना है, पूरा सेशन देखना है। और सेशन की जो खासियत होगी वो यही होगी कि हमारी कोशिश रहेगी कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करें और आपको यही जो है क्वेश्चन समझ आ जाएं इसी सेशन में, आपको दोबारा ये सेशन ना देखना पड़े। तो ध्यान और फोकस और अपनी जो यहाँ पर अपना पूरा फोकस आपको रखना है, जिससे एक ही बार में आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। वैसे तो जो क्वेश्चंस हैं बहुत से आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके पहले पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको एक रिवीजन मोड में अवेलेबल होंगे क्वेश्चंस, जो आपको यहाँ पर आपका रिवीजन अच्छे से करा सकते हैं। एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है। केवीएस का एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में है। चाहे पीजीटी की बात करें, टीजीटी की या पीआरटी की, और साइंस की बात करें हम, तो साइंस आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम में। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए सेशन डिज़ाइन किया गया है और आपके लिए ये सेशन बनाया गया है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सबसे पहले तो। और अब चैनल जो है, हमारे चैनल पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलती हैं। कंप्यूटर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन चैनल पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। ईवीएस की बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर आपके लिए लाई गई हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो भी आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अब हम बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? ध्यान से देखते भी रहिएगा और सुनते भी रहिएगा। तो कौन सा ऐसा स्तनधारी है जिसकी सबसे बड़ी आँखें होती हैं? तो उसका नाम है हिरन। जी हाँ, हिरन ऐसा स्तनधारी है जिसकी सबसे बड़ी आंखें होती हैं। तो नाम याद रखेंगे, कौन है वो? हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में यूज़ किया जाता है? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो अभ्रक है वो कच्चे माल के रूप में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि विद्युत में। जी हाँ, विद्युत के लिए अभ्रक कच्चे माल के रूप में यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? यह आपको बताना है। तो हेनरी शीले ने, नाम याद रखेंगे, हेनरी शीले ने विद्युत प्रेस यानी कि इलेक्ट्रिक जो प्रेस है उसका आविष्कार किया था हेनरी शीले ने। तो आपसे पूछा जाए हेनरी शीले ने इनमें से किस चीज़ का आविष्कार किया है, और ऑप्शन में आपके पास विद्युत प्रेस है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी शीले ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब का मतलब होता है प्रेशर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर है ना, नाम से पता चलता है प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, दाब बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? ठीक है, जो जल का क्वथनांक है उस पर क्या असर पड़ेगा जब प्रेशर बढ़ेगा? ठीक है, तो जब प्रेशर बढ़ता है तो जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, याद रखेंगे। यहाँ पर जब प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो जल का जो क्वथनांक है वो भी बढ़ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये बढ़ने पर इस चीज़ में क्या डिफरेंस जो है आएगा, और या फिर ये कम होने पर इस चीज़ में क्या डिफरेंस आएगा। तो आप याद रखेंगे दाब के बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ इक्वली एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना, हर एक एक्शन की इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। तो यही बोला गया है कि प्रत्येक क्रिया का बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, और ये न्यूटन का कौन सा नियम है? ये न्यूटन का तीसरा नियम है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, या तो पूछा जाएगा ये कौन सा नियम है, या पूछा जाएगा कि न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा है। तो वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तांबा यानी कॉपर ये किसका शत्रु तत्व है? जी हाँ, किसका जो है एनिमी एलिमेंट है तांबा, जिसको कॉपर हम कहते हैं। तो ये गंधक जो होता है उसका शत्रु तत्व होता है। जो तांबा होता है वो शत्रु तत्व कहा जाता है गंधक का। तो आपको याद रखना है कि जो कॉपर है वो किसका शत्रु तत्व है? गंधक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, इसलिए ऐसा हमें दिखाई देता है। उस समय सूरज पूरा जो होता है वो लाल दिखाई देता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। मैंने आपसे पहले ही बताया सेशन में कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने पहले पढ़े होंगे, लेकिन पहले पढ़े होने में और रिवाइज करने में आपको क्या हो जाएगा, बहुत बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि बिना रिवीजन के आप कोई सा भी सब्जेक्ट जो है वो टैकल नहीं कर पाएंगे। अगर हाँ आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की हेल्प हो जाती है, अगर वो आपके पहले पढ़े हुए हैं और आज के सेशन में भी आप उनको पढ़ लेते हैं, तो एग्जाम तक तो आप उसको बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं हैं, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसलिए पूरा सेशन आपको एंड तक देखना है। रेडियो एक्टिवता की खोज की है हेनरी बैकरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? ठीक है, तो आपसे अगर मैं ये कहूँ कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह बर्ताव करता है, तो आपका राइट आंसर होगा एक अवतल लेंस की तरह। जी हाँ, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में जो मिरर होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर होता है, आपको ये याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, जो साइड मिरर होता है कार का, ट्रक का या फिर बसों का, ड्राइवर की जो साइड में होता है उसको वो कौन सा मिरर होता है? वो होता है कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। तो आपको ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं वो तत्व कहलाते हैं उपधातु, याद रखेंगे। जिन तत्वों में धातु और उपधातु दोनों के गुण होते हैं उनको कहा जाता है उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस, इनका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं, इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है इस्पात में, याद रखेंगे, है ना। जो ठोस चीज़ें होती हैं, जो सॉलिड होता है उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है इस्पात में, याद रखेंगे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग में क्या चेंज आएगा? फिर से सुनिए, अपने हाथों को खोल के स्टूल पर, एक जो स्टूल घूम रहा है, एक व्यक्ति अपने हाथों को फैलाए खड़ा है और वो क्या कर लेता है, अपने हाथों को सिकोड़ लेता है, तो जो स्टूल का एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है, वो बढ़ जाएगा। जैसे ही वो अपने हाथों को सिकोड़ लेगा, जो स्टूल का कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो बढ़ जाएगा। आपको याद रखना है, थोड़ा सा समझते हुए भी चलेंगे और जल्दी जल्दी भी चलेंगे, बिकॉज काफ़ी सारी स्लाइड्स हमारे पास हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिससे सारे कंप्लीट हम कर पाएँ। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या सुनाई देगी? तो बिल्कुल जी नहीं, पृथ्वी पर उसकी आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। अगर चंद्रमा पर कोई बम विस्फोट होता है तो भी पृथ्वी पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देने वाली है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है उसका पलायन वेग। ठीक है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता किसके कारण? पलायन वेग के कारण, याद रखेंगे। पलायन वेग के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर नहीं होता है। नेक्स्ट, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल में क्या चेंज आएगा? झूले का जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है, क्या उसमें कोई चेंज आएगा? नहीं। अगर कोई लड़की झूला झूल रही है और उसके पास एक और लड़की आकर खड़ी हो जाती है तो उस झूले के आवर्तकाल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, ये किसके कारण पॉसिबल होता है? ठीक है, तो ये अनुनाद के कारण पॉसिबल है कि हम रेडियो को सुन पाते हैं, रेडियो को अलग अलग स्टेशंस पर हम सुन पाते हैं, किसके कारण? अनुनाद के कारण। तो आप याद रखेंगे, अनुनाद के कारण हम रेडियो
को अलग अलग स्टेशंस पर सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की जो दर है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर हम ज्ञात करते हैं वेंचुरी मीटर से, या कहें वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर को हम मापते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए बॉल वो घूमती रहती है। जो चौराहे होते हैं वहाँ पर पानी के जो फुहारे होते हैं उनमें गेंद घूमती रहती है। वो किस कारण से घूमती है? क्योंकि पानी का जो वेलोसिटी है, पानी का जो वेग है वो ज़्यादा होने के कारण दाब कम हो जाता है, इस वजह से। नेक्स्ट, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन कितने घंटे का होगा? तो दिन 12 घंटे का होगा। कब? अगर द्रव्यमान चेंज ना किया जाए और अपनी जो त्रिज्या है वो कितनी रह जाए? पृथ्वी की आधी रह जाए। द्रव्यमान चेंज ना हो और त्रिज्या आधी रह जाए पृथ्वी की, तो जो दिन है वो 12 घंटे का होगा। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से हम फेंकें तो क्या वो पृथ्वी पर लौटेगा? जी नहीं। अगर आप किसी पिंड को पृथ्वी से किसी वेग से फेंक रहे हो पिंड को, तो वो पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौटेगा। ठीक है, नेक्स्ट, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। तो सैटेलाइट में टाइम का पता लगाने के लिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो स्प्रिंग वॉच का यूज़ करते हैं, स्प्रिंग घड़ी का यूज़ करते हैं। आपको याद रखना है, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट में टाइम का पता लगाने के लिए जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो स्प्रिंग वॉच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, दाब का मात्रक होता है, यानी जो प्रेशर है उसकी यूनिट होती है पास्कल, भी एक प्रेशर की यूनिट होती है, आपको याद रखना है। या आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि पास्कल किसका मात्रक है? तो दाब का मात्रक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, खाना बनाने का जो बर्तन है वो कैसा होना चाहिए? वो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का होना चाहिए और निम्न चालकता का होना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसको ठीक से समझ लीजिए। खाना पकाने का बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का होना चाहिए, यानी कि जो विशिष्ट ऊष्मा है वो उच्च होनी चाहिए और जो चालकता है वो निम्न होनी चाहिए। इस तरह से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका जो ताप है, किसका? जल का ताप, उसमें क्या चेंज आता है? उसका जो ताप है वो बढ़ जाता है। हाँ, झरने से गिरते हुए जल को जब आप नीचे देखोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, ऊंचाई से जब झरने से जल गिरता है तो उसका जो ताप है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? जो केल्विन तापमापी होती है उसमें बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो -0 डिग्री केल्विन होता है। जी हाँ, केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक है -0 डिग्री केल्विन होता है, आपको याद रखना है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी कम आते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो बॉटनी जो कि बायोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, आपको पता होना चाहिए कि ग्रीक भाषा का शब्द है जिससे बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता जो होती है उसकी यूनिट है क्यूरी, है ना। क्यूरी में एक साइंटिस्ट का नाम था मैडम क्यूरी। तो जो क्यूरी है वो किसकी यूनिट है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, जो वॉयलेट कलर होता है। ठीक है, वॉयलेट की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है और रेड की सबसे ज़्यादा होती है। याद रखेंगे, बैंगनी कलर की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कई बार जहाँ भी साइंस का क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ देखने को ज़रूर मिलता है। तो अगर कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा हम खोल दें तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपको ये लगेगा कि जब रेफ्रिजरेटर ठंडा है तो गेट खोलने के बाद रूम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, नहीं, तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? हमें पता है कि 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो जो सेकंड पेंडुलम होती है उसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। कितना होता है? 2 सेकंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो इंडियन साइंस इंस्टीट्यूशन जो है भारतीय विज्ञान संस्थान ये बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटका स्टेट में। तो आप याद रखेंगे भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। जो पराध्वनिक विमान होते हैं उनकी चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है, यानी कि अधिक होती है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? जो भूस्थिर उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, उनकी पृथ्वी से जो ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, कुछ फिक्स चीज़ें हैं जो आपको याद रखने होते हैं नंबर में। तो भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होते हैं? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिपोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। जी हाँ, जो कि स्टूडेंट चिकित्सा शास्त्र को पढ़ते हैं उन्हें ओथ दिलाई जाती है हिपोक्रेट्स की, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार में एक रेडिएटर होता है, उसका कार्य क्या होता है? तो कार में जो रेडिएटर लगा होता है उसका काम होता है कार के इंजन को ठंडा रखना। ठीक है, क्योंकि समय समय पर कार का इंजन गर्म होता रहता है, तो उसको ठंडा करने के लिए रेडिएटर का यूज़ कार में किया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। तो मनुष्य के शरीर का जो तापमान है वो सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कहाँ की वस्तु नहीं दिखाई देती है? तो दूर है तो पास की, और पास है तो दूर की। जी हाँ, दूरदृष्टि दोष में है आप तो आपको निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, और अगर आप निकट दृष्टि दोष में हैं तो आपको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो लेंस कौन सा है ना? बुक के ऊपर कोई लेंस रखा हुआ है, तो जैसे आप उस लेंस को ऊपर उठाएंगे तो वो जो अक्षर हैं आपको अगर बड़े बड़े दिखाई देने लगे, इसका मतलब वो उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो बड़ा आकार आपको किससे दिखाई देता है? उत्तल लेंस से। याद रखेंगे। नेक्स्ट, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो होता है अवतल लेंस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से क्लियर आपको हो गई होंगी। तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? तो जो तारे हैं वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं। किस कारण से? अपवर्तन के कारण से। ठीक है, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में से कौन सा आवेश रहित है? न्यूट्रल होता है। तो हम सबको पता है कि जो न्यूट्रॉन है वो आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अगर हम पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसको कहा जाता है शारीरिकी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे कम अपवर्तनांक होता है बैंगनी का, लेकिन तरंगदैर्ध्य इसकी सबसे कम होती है। ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी की, लेकिन सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी कलर का होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है बैंगनी कलर का। नेक्स्ट, जिसको हम वॉयलेट कलर भी कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंस की क्षमता है उसको हम किस में मेजर करते हैं? डायोप्टर में करते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। आपने रडार का नाम सुना होगा, तो वो किस जो है थ्योरी पर काम करता है? रेडियो तरंगों का परावर्तन, यानी कि जो रडार काम करता है वो रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको ये याद रखना है, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। नेक्स्ट, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। यानी कि आपसे पूछे कि बल की परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से बल की परिभाषा हम ज्ञात कर सकते हैं।
ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करे। तो अगर आप पर बल लग रहा है और आप उस बल का, उस परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं, तो उस गुणधर्म को कहा जाता है जड़त्व। ठीक है, क्या कहा जाता है? जड़त्व की स्थिति उसको कहा जाता है। नेक्स्ट, लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। ये लेजर है, ठीक है। तो जो लेजर है वो कौन से सिद्धांत पर काम करता है? विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। जी हाँ, जो लेजर होता है वो विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन सिद्धांत पर कार्य करता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाएगा, और जितना दाब कम रहेगा वो नीचे नहीं धंसेगा। दाब ज़्यादा होने से वो नीचे धंसता चला जाएगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, है ना, आप दलदल में फंसे हैं और आप लेट जाएंगे तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा एरिया कवर करोगे, और ज़्यादा एरिया कवर करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा और आप धंसते नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए। बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? अगर आप दो बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाते हैं ज़ोर से तो वो आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दाब अधिक हो जाने से बर्फ़ का गलनांक कम हो जाता है, बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जब आप उनको आपस में रगड़ेंगे, दबाएंगे तो दाब अधिक हो गया, कॉमन सी बात है। जब दबा रहे हैं तो दाब ज़्यादा है तो गलनांक जो है बर्फ़ का वो कम हो जाता है, जिससे वो चिपक जाते हैं। नेक्स्ट, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो मोटर कार है ना, उसमें जो शीतलन तंत्र है वो संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन होना जीवित प्राणी के शरीर में होने वाली एक प्रक्रिया होती है जो कि पाचक प्रक्रिया होती है। जी हाँ, जो प्रोटीन है वो किस में उनका विघटन हो जाता है? एमिनो अम्लों में, एमिनो एसिड्स में। और आपसे कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एमिनो अम्लों में क्या चेंज होते हैं? तो जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्लों में विघटित हो जाते हैं, या प्रोटीन किस में विघटित होते हैं? तो एमिनो अम्लों में, और एक पाचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो प्रोटीन्स हैं वो एमिनो अम्लों में विघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो टेलीविज़न चलता है ना, वो कौन सी प्रक्रिया पर, कौन सी तरंगों के द्वारा चलता है? तो उसे हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों के द्वारा जो है वो ऑपरेट किया जाता है। टेलीविज़न में जो दूरस्थ नियंत्रण होता है वो जो होता है लघु रेडियो तरंगों के विद्युत चुंबकीय विकिरण के उपयोग द्वारा होता है। यानी जो रेडियो वेव्स होती हैं वो टेलीविज़न को ऑपरेट करती हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, कौन से ग्रह के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है? तो वो है बृहस्पति। जी हाँ, बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस जो है वो उपस्थित है, या भी आपको याद रखना है ये बात भी। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के पाचन में जो एंजाइम हेल्प करता है वो होता है ट्रिप्सिन। तो प्रोटीन ट्रिप्सिन, साथ में याद रखिएगा, प्रोटीन में ट आ रहा है, ट्रिप्सिन में भी ट आ रहा है, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी रोग से, जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। जी हाँ, अगर आप पॉलिश किया हुआ चावल खाएंगे तो बेरी रोग से संक्रमित होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी, और ये होता है विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी मांसपेशियों में क्या होने लगती है, थकान होने लगती है बहुत जल्दी से। तो वो ऐसा होता है लैक्टिक एसिड के इकट्ठे हो जाने के कारण आपकी मांसपेशियों में जो लैक्टिक अम्ल है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण बहुत जल्दी आप थकान महसूस करते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष क्या है? देखिए, क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग क्योंकि नाम है प्रकाश वर्ष। तो आपके पास ऑप्शन में होता है कि किस चीज़ का मात्रक है, दूरी का, समय का। तो लोग समय का टिक कर देते हैं क्योंकि इसमें वर्ष लिख रहा है, लेकिन प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। जी हाँ, ये इसकी सही डेफिनेशन है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की जाने वाली दूरी होता है प्रकाश वर्ष।
समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है? तो समुद्र की गहराई नापने के लिए यूज़ होता है फेदोमीटर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, साइंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि इस यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वो बनी होती है सिलिकॉन की। जी हाँ, कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है किस तत्व की? तो सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। जी हाँ, काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, फोकस से और पोल से गुजरते हुए किस पर पड़ती है? दर्पण पर पड़ती है, वो होती है मुख्य अक्ष। क्या होता है? वो मुख्य अक्ष होता है। नेक्स्ट, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ रहा है, किसी वस्तु का फोकस कहाँ पर पड़ रहा है? अवतल दर्पण पर, तो उसकी छाया बनेगी अनंत पर, इनफाइनाइट पर उसकी छाया बनेगी। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ रहा है तो उसकी जो छाया है वो अनंत पर पड़ेगी, ये आपको याद रखना है। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकाले वो है जिंक। जी हाँ, जो जिंक है वो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकाल देता है और वो क्या है? जिंक है। तो आपको ये याद रखना है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान, बायोलॉजी जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किया था लैमार्क एंड ट्रेविरस ने। ठीक है, ट्रेविरनस ने और लैमार्क ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का यूज़ किया था, लैमार्क एंड ट्रेविरनस। याद रखेंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कार्य का मात्रक होता है जूल, हम सभी को पता है। ये आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि जूल किसका मात्रक है? तो कार्य का, ठीक है, वर्क का। जूल क्या है? मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? मैंने भी बताया, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ये आप याद रखेंगे। ये भी एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से अगर कोई पदार्थ बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे तत्व। ठीक है, नेक्स्ट, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके जो पदार्थ बनाया जाता है वो होता है यौगिक। यौगिक का मतलब ही है कि इसमें दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाएं, वो कहलाता है यौगिक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, कोई ध्वनि स्रोत है यानी जिससे ध्वनि आ रही है उसकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, उसमें अगर चेंज होता है, कभी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, उसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगर किसी की ध्वनि की आवृत्ति में उतार चढ़ाव हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उसकी संख्या को कहा जाता है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं, थोड़ा सा आप वेट करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। थोड़ा सा वेट और करिए, बस थोड़े से क्वेश्चंस हमारे पास बाकी बचे हैं। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है, डेफिनेशन सुन लीजिए आवृत्ति की, कोई भी कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उन कंपनों की संख्या को आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होता। पारसेक किसकी यूनिट है? तो पारसेक भी दूरी की यूनिट है यानी कि डिस्टेंस। पारसेक में क्या मेजर की जाती है? दूरी यानी कि डिस्टेंस। कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक है? देखिए, धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक है, तो वो होता है सीसा। ठीक है, लेड। तो जो सीसा होता है वो धातु है लेकिन वो विद्युत का कुचालक है, सीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? यानी है तो वो अधातु, नॉन मेटल है, लेकिन उसमें मेटल की तरह चमक होती है, शाइन होती है। तो ग्रेफाइट और आयोडीन, ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों अधातु हैं पर उनमें धातु जैसी क्या होती है? चमक होती है। नेक्स्ट, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तेज़ी से बाहर निकलेगी। हाइड्रोजन गैस हल्की गैस होती है, ठीक है, इसलिए अगर एक गुब्बारे में हाइड्रोजन भरी है और ऑक्सीजन भी भरी है, उसमें हम छेद कर देते हैं, एक होल कर देते हैं, तो सबसे पहले कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन गैस तेज़ी से बाहर निकलेगी। नेक्स्ट,
कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। अगर आप कपूर के टुकड़ों को जल की सतह पर छोड़ देते हैं तो वो नाचने लगते हैं, ठीक है, इधर उधर घूमने लगते हैं। किसके कारण से? सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव के कारण। जी हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर इधर नाचते रहते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, वो मैक्सिमम होती है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। अगर दो सैटेलाइट हैं वो एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उनकी जो वेलोसिटी है वो सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है। कोई सैटेलाइट पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है, उससे एक पैकेट छोड़ दिया गया तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। जी हाँ, पैकेट छोड़ देने के बाद भी वो उसी सैटेलाइट के साथ उसी चाल से पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा, यानी कि परिक्रमा करेगा। ये इस तरह की बातें आपको समझने से जल्दी समझ आएंगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो जो अमोनिया है वो यौगिक है। और यौगिक क्या होते हैं? जो ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलाकर एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाए जाते हैं, वो यौगिक होते हैं। तो अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। चलिए, यंग प्रत्यास्था गुणांक जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई पद्धति में यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मात्रक भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर मेंशन है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। कैंडेला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता। या ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। जल एक यौगिक है, क्यों? यौगिक क्या है? जो दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बनता है। और जल एक यौगिक है क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जल क्या है? H2O है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है। तो ये दो तत्वों से बना है, तो जल इसलिए क्या है? यौगिक है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो कहलाता है जीव विज्ञान। यानी कि जिस विज्ञान में हम जीवों का अध्ययन करते हैं वो जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ शैवाल जो होते हैं, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो फाइकोलॉजी क्या है? शैवालों का अध्ययन है। जूल निम्न में से किसकी इकाई है? तो जूल होती है ऊर्जा यानी कि एनर्जी की इकाई या कार्य की इकाई। जी हाँ, जो जूल है वो ऊर्जा और कार्य दोनों की यूनिट होती है, ये भी आपको याद रखना है। मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो कब लागू की गई थी? तो 1971 में। इसको आप बस ऐसे ही ध्यान रखिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रकों की 1971 में लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्यों? चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हुए अपने मार्ग में चलते हैं, ठीक है। यानी कि वो सुन सकते हैं उन तरंगों को और उन्हीं तरंगों का वो यूज़ करते हैं। चमगादड़ इसलिए अंधेरे में यानी कि रात में उड़ते हैं क्योंकि वो पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हुए अपना मार्ग जो है पहचान जाते हैं। अब ये आज का कंप्लीट सेशन जो है वो हमारा हो चुका है। बहुत कम समय में मुझे लगता है हमने जो है यहाँ पर बहुत लगभग आधे घंटे में हमने यहाँ पर अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस कवर करे हैं, ठीक है। 80 से 90 क्वेश्चंस तो ये डेफिनेटली होंगे जो हमने यहाँ पर कवर किए हैं आधे घंटे के अंदर। समय एग्ज़ाम में कम है तो इसलिए मेरी कोशिश यही थी कि मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज़ कराऊं। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं जो हर साइंस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपके पहले पढ़े हुए भी ज़रूर होंगे। तो एक छोटा सा रिवीजन सेशन आप इसको मान सकते हैं साइंस के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इसके अलावा कंप्यूटर के भी मैंने 30 से 40 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो चैनल पर कराए हैं, तो कंप्यूटर के लिए आप उनको देख सकते हैं। ईवीएस के लिए मैं बात करूं तो मैं सोच रही हूं कि एक कंपाइल्ड सेशन आपके लिए लाने की, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ईवीएस के आपको कराऊं। इसके अलावा
13 से 14 क्लासेस ईवीएस की मैंने कराई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं, लंबे लंबे सेशंस नहीं हैं। तो अगर आप चाहें तो ईवीएस के लिए वो सेशंस भी चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, नहीं लगी है तो कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें जो है क्या चेंजेस होने चाहिए थे। और वीडियो को आपने शेयर करना है, जाने से पहले आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे, आप इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन के लिए। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जाने से पहले वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आपको केवीएस एग्ज़ाम के लिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोई मैराथन वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट है, किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको चाहिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो हम आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई डाउट्स है तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अपने डाउट्स को आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी सेशन की आपको नीड है, सब्जेक्ट की नीड है, तो कमेंट बॉक्स पर लिख के ज़रूर बताएँ। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।